तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की, जिसके अंदर मैं आज बात करूंगा जो हमने पिछली क्लास के अंदर में ऑर्थोगोनैलिटी का एक कंसेप्ट पढ़ा था, उसी के रिलेटेड हमारे पास में किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। देखिए आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर में मैं टाइप्स ऑफ सिग्नल्स के बारे में भी बात करूंगा, चाहे वो यूनिट इम्पल्स मेरे पास में रहा हो या यूनिट स्टेप रहा हो, सिग्नम फंक्शन रहा हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर यूज़ होने वाला है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर में बार बार यूज़ होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे आज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज आप लोगों की रहने वाली है, तो अच्छे से इसको देखिएगा। न्यूमेरिकल किस तरह से आपके एग्जाम्स के अंदर में पूछे जाते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे, और इसका जो PDF रहेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा भाई। देखिए ठीक है, तो हम बात करते हैं कि भाई जो हमने पिछली क्लास थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी दो सिग्नल है, मान लो मेरे पास में एक सिग्नल x2 है और एक मेरे पास में x1, दो मेरे पास में सिग्नल है। अगर ये दोनों को ऑर्थोगोनल होना है, यानी कि इन दोनों को एक ऑर्थोगोनैलिटी का कंसेप्ट क्लियर करना है, इनको सेटिस्फाई करना है, तो सिग्नल 1 और सिग्नल 2 इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो और इसको आप इंटीग्रेट कर देते हो। इंटीग्रेट करने के लिए आपको जो भी टाइम पीरियड आप लोग को गिवन है, अगर इसका रिजल्ट मेरे को 0 मिल जाता है तो हम बोलते हैं कि ये दोनों सिग्नल एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल सिग्नल है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हमें किस तरह से ये यूज़ करता है, तो इसकी एप्लीकेशन जो होती हैं वो एप्लीकेशंस आज हम देखते हैं। तो पहली जो एप्लीकेशन आती है इसके अंदर में वो ये है कि भाई हम इसका यूज़ करते हुए इनकी एनर्जी और पावर इन दोनों को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, इस कंसेप्ट के थ्रू ऑर्थोगोनैलिटी को लेकर। तो ऑर्थोगोनैलिटी ये कहता है कि अगर मान लो मेरे पास में सिग्नल Z है जो कि कॉम्बिनेशन है सिग्नल x1 प्लस x2, इन दोनों का सिग्नल का कॉम्बिनेशन है, जहां पर ध्यान से सुनना इस पॉइंट को जो अभी बोल रहा हूं, जहां पर x1 और x2 ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। अब ये ऑर्थोगोनल कैसे हैं मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये फाइंड आउट करने का तरीका मुझे पता है कि मैं दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। अगर उसकी वैल्यू मेरे पास में 0 आ जाती है तो मैं कहूंगा मेरे पास में सिग्नल जो है वो ऑर्थोगोनल हो गया। पहली सिचुएशन तो ये हमारे पास में क्रिएट होगी कि भाई जो सिग्नल है वो मेरे पास ऑर्थोगोनल हो गए। अब बात आई कि हम इसकी पावर को डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकें, यानी कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं पहले x1 की पावर को कैलकुलेट करूं और फिर x2 की पावर को कैलकुलेट करूं, और वो पूरा जो हमारे पास में इंटीग्रेशन वाला मेथड है उसके थ्रू हम जाने की कोशिश करें। हमें ऑर्थोगोनैलिटी का कंसेप्ट पता लग गया, इस पूरे सिग्नल की हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं कि इस पूरे सिग्नल का यानी कि pz पावर ऑफ z दैट विल बी इक्वल टू पावर ऑफ x1 प्लस पावर ऑफ x2। डायरेक्टली हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इनकी पावर्स को हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपको एक कंसेप्ट पता चला कि अगर कोई भी सिग्नल मेरे पास में ऑर्थोगोनल है और उनको हमें जो कि समेशन है दो सिग्नल्स का जो कि अपने आप में ऑर्थोगोनल बने हुए हैं, तो जो पावर कैलकुलेट करेंगे पावर विल बी द इंडिविजुअल सम ऑफ देयर पावर्स। ठीक है, उसी तरह से एनर्जी अगर आप लोगों से कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए तो एनर्जी का भी वो रहेगा, यानी कि एनर्जी ऑफ जेड, पूरे सिग्नल की जो जेड सिग्नल हमने मान रखा है उसकी एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ x1 सिग्नल प्लस एनर्जी ऑफ x2 सिग्नल। तो इनका डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं। अब बहुत सारे तरीके मैंने बताए थे कि जब भी मेरे पास में कोई ट्राइंगुलर सिग्नल होता है तो उसकी पावर कैलकुलेट करने का तरीका होता है a नोट स्क्वायर डिवाइड बाय ट्राई। ये सिर्फ याद करने के लिए बताया था, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, ये आप उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह से जो मेरे पास में स्क्वायर वेव आ रही थी तो स्क्वायर वेव को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, a नोट स्क्वायर जो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है डिवाइड बाय 2 कर दिया आप लोगों ने। उसी तरह जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताई साइनोसॉइडल के लिए, साइनोसॉइडल जो बार बार यूज होता है उसको भी हम रखते हैं a नोट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से। ये हमारे पास में क्या होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं और मैंने बताया था कि इनका हम बार बार यूज करते हुए चलेंगे, तो आप याद रखेंगे इन 3 कंसेप्ट्स को जो कि यहाँ पर भी हमारे पास में यूज होने वाले हैं। ठीक है, ये पढ़ने से पहले अब कैसे हम इनको न्यूमेरिकल्स के अंदर में अप्रोच करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेसिकली वो होती है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को कैसे आप नोट करेंगे, तो पहला जो मेरे पास में है वो ये कहता है कि अगर कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल है जिसके अंदर में m ओमेगा नोट t प्लस फाइव कोई भी फेज डिफरेंस है या नहीं भी है, 0 भी हो सकता है फेज डिफरेंस और हो भी सकता है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी नोट के लिए, वे टी नोट इज फंडामेंटल टाइम पीरियड, तो इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आता है मेरे पास में वो 0 आता है। अब कुछ दिमाग आप लगा भी सकते हैं कि मान लो मेरे पास में सिग्नल था साइनोसॉइडल सिग्नल, ये है, ये मेरे पास में साइनोसॉइडल सिग्नल है, और इंटीग्रेशन बेसिकली बताता क्या है, इंटीग्रेशन बताता है आपका एरिया। तो यहां पर मेरे पास में पॉजिटिव एरिया आएगा, यहां पर मेरे पास में नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यानी कि एरिया जो है उसके एक पॉजिटिव भी आ रही है और एक नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी कि उनकी वैल्यूज का जो समअप हो रहा है, उनके एरियाज का जो समअप हो रहा है, यहाँ पर एक जगह पे पॉजिटिव आ रहा है, कि मेरे पास में नेगेटिव वैल्यू लेकर आ रहा है, तो टोटल मेरे पास में इसका वैल्यू जो निकल के आएगा वो मेरे पास 0 निकल के आएगा।
उसी तरह से दूसरा साइनोसॉइडल सिग्नल कौन सा होता है भाई मेरे पास में, जिसको आप लोग जानते हैं कोस के नाम से, यानी कि कोस m ओमेगा नोट टी। यहाँ पर आप इसको n लगा सकते हैं, जो n कोई भी हमारे पास में ओमेगा नोट का मल्टीपल, जो इंटीजर मल्टीपल हो सकता है, प्लस फाई। फाई इसलिए दिखाया जाता है कि कोई ना कोई उसके अंदर वो फेज रहा हो, इनिशियल कितने डिले के बाद में स्टार्ट हो रहा है, वो हमारे पास में फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, ये मेरे पास में 0 वैल्यू देगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसके अंदर में चेंज करता हूँ और यहाँ पर जो वैल्यूज मैं लेकर आऊँ, तो ये मान लो मैंने कर दिया साइन स्क्वेयर कर दिया, मैंने साइन स्क्वेयर m ओमेगा नोट टी प्लस फाई कर दिया। अब मुझे इसका अगर इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना पड़ गया, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी, क्या आएगी वो भाई 0 आएगी या फिर कोई अदर वैल्यू आएगी। ठीक है, आपने मैथमेटिक्स के अंदर में पढ़ा होगा इसको, कि जब भी आप लोग इसके अंदर में स्क्वायर का टर्म मेरे पास में आ गया, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे इसके अंदर में 1 माइनस में कोस 2 टी के नाम से आप उसको जानते हैं, या फिर जो हमारे पास में 2 थीटा से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो कोस वाला जो पार्ट होगा वो तो अपने आप में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और खाली मेरे पास में हाफ वाला पार्ट बचेगा। तो वहां से मेरे पास में निकल के आएगा टी नोट डिवाइड बाई 2, यानी कि जो भी मेरे पास में साइनोसॉइडल सिग्नल है जो कि साइन का निकल के आएगा, उसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं किसके ड्यूरेशन के बीच में, टी नोट फंडामेंटल टाइम पीरियड के बीच में, तो यहां पर जो उसकी वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू टी नोट बाई 2 मेरे पास में रहने वाली है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं कोस की बात करूं, तो कोस के अंदर में कोस स्क्वेयर m ओमेगा नोट टी प्लस फाइव मैंने आप लोगों को दे दिया, और मैंने इसका इंटीग्रेशन पूछा कि भाई टी नोट टाइम के बीच में बताओ, तो यहां पर उसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, टी नोट बाई 2 आएगी। यानी कि आप स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर सकते हैं। ये टी नोट बाई 2 क्यों आ रही है, उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि स्क्वायर का हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ता है 1 माइनस 2, जो हमारे पास में कोस 2 थीटा होता है डिवाइड बाई 2 की फॉर्म में हमें उसको रिप्रेजेंट करना होता है, और वहां पर जो कोसाइन होता है या साइन टर्म्स होती है वो अपने आप में इंटीग्रेट होकर 0 हो जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं, और उसका मैंने फिजिकल क्या हमारे पास में यूज होता है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं प्रैक्टिकली, उसको मैंने यहाँ पर आपको बताया। और यहाँ पर जब कोस स्क्वायर की टर्म निकल के आएगी तो भी मेरे पास में इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू टी नॉट डिवाइड बाई 2 आप लोगों को बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो थोड़ा सा और इसके अंदर में एक ट्विस्ट डालते हैं, और मान लो मैं अब ऐसा करूं कि एक साइन, जो दो साइन सिग्नल्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, कि एक साइन, ये मैं फिफ्थ कंडीशन डाल रहा हूं, साइन m ओमेगा नोट टी इंटू, और दूसरा मैंने साइन n ओमेगा नोट टी, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ टी नोट टाइम के ड्यूरेशन के बीच में। तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि दो साइन है मेरे पास में सिग्नल्स, उन दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर दोनों मेरे पास में कोस सिग्नल है, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट विल बी ऑल्सो 0, यानी इस पूरे का इंटीग्रेशन आप लोग के पास में कितना बनने वाला है, 0 बनने वाला है। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, कैसे आप लोग के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसके ऊपर में इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वही जल्दी से आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। अब आपको ऑर्थोगोनैलिटी का प्रिंसिपल कैसे यूज करते हैं उसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। तो मैंने कहा कि एक सिग्नल है ZT को मैंने रिप्रेजेंट किया, ZT दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन 3 पाई टी प्लस 30 डिग्री, माइनस दूसरा सिग्नल जिसके साथ मैंने इसको माइनस किया 4 साइन 7 पाई टी प्लस 40। ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया, और मैंने पूछा कि भाई इसकी मेरे को पावर निकाल के दिखाओ। अब जिसने ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा होगा वो इसके अंदर पजल हो जाएगा और इसके इंडिविजुअल तरीके से निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी मैंने आपको शॉर्टकट बताए थे कि साइनोसॉइडल्स का कैसे निकलता है, ट्राइंगुलर सिग्नल्स का कैसे निकलता है, और जो हमारे पास में स्क्वायर वेव्स होती हैं उनका कैसे हम निकालते हैं। तो बहुत इजीली आप समझ गए होंगे उसको, कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पावर ऑफ z दैट विल बी इक्वल टू पावर ऑफ x1 प्लस में पावर ऑफ x2। ये कर सकता हूं मैं डायरेक्टली, क्योंकि पावर जो होंगी वो आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। बेशक हमारे पास में सिग्नल जो माइनस हो रहा हो या फिर प्लस हो रहा हो, हमें पावर्स को क्या करना है, डायरेक्टली ऐड यहां पर करना होगा आप लोगों को। चलिए अब मैं पावर ऑफ x1 की बात करता हूं। तो पावर ऑफ x1 के अंदर में बताओ, x1 सिग्नल मेरा कौन सा हो गया, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं x1 के नाम से, तो यहां पर ये मेरे पास में x1 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये दूसरे वाला जो है ये अपने आप में x2 बन जाएगा। और ये इसका क्या रहेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी कि जो ए नोट की वैल्यू हम लेके चलते थे, पहले सिग्नल के लिए ए नोट x1 मान सकते हैं, और ये दूसरे के लिए आप मानेंगे तो ये ए नोट दूसरे वाले सिग्नल के लिए बात कर रहा हूं। तो px1 कितना हो जाएगा मेरे पास में। तो जितने भी हमारे पास में साइनोसॉइडल सिग्नल्स होते हैं उनका तरीका बताया था कि ए नोट स्क्वायर बाई 2 कर देंगे तो आपके पास में क्या जाएगा, उसकी पावर आ जाएगी।
तो यहाँ पर ए नोट की वैल्यू कितनी मेरे पास में 2 है, तो 2 का आप स्क्वायर करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, यानी कि इसकी पावर मेरे पास में कितनी आ गई है, 2 आ गई है। उसी तरह से पावर ऑफ x2 की बात करूं मैं, तो पावर ऑफ x2 निकालने का तरीका आपको बताएं कि जो दूसरे में मेरे पास में ए नोट की वैल्यू है उसको उठाओ, यानी कि ए नोट स्क्वायर बाय 2 आप लोगों ने उठाया, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए नोट मेरे पास में कितना आ गया 4, दैट विल बी इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2 एंड दिस विल 8, ये मेरे पास में आ गई है। अब मुझे तो पूरे सिग्नल की निकालनी है ना, यानी कि पावर ऑफ Z निकालनी है, तो दैट विल बी इक्वल टू 8 + 2, तो मेरे पास टोटल कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 10 वॉट। ये आपके पास में क्या आ जाएगी, इस पर्टिकुलर सिग्नल की वो वैल्यू आ जाएगी जो ये अपने पास में एक पावर के रूप में रखता है। ठीक है, तो ये वो है कि किस रेट से उसकी एनर्जी का चेंज हो रहा होगा, तो यही मेरे पास में पावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा और एडवांस लेकर चल रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और इसके अंदर मैं 3 सिग्नल्स को यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। कंसेप्ट यही रहेगा, कंसेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आगे की चीजें बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी। चलिए बात करता हूं मैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास में 2 है, जिसके अंदर में मैंने आप लोगों को दिया है 2 sin 3 pi t प्लस 4 sin 7 pi t प्लस 30 प्लस 5 sin 10 pi t प्लस में 45, ये मैंने दे दिया आप लोगों को। ये एक टर्म पूरी जिसके अंदर में मैंने 3 सिग्नल्स यहाँ पर कंसिडर किए। एक ये वाला हो गया x1, आप इसको मान सकते हैं, ये मेरे पास में x1 हो गया, ये मेरे पास में x2 हो गया, और ये मेरे पास में x3 की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मुझसे ये पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर जो भी सिग्नल है इसकी पावर निकाल के बताओ। अब आप कंसेप्चुअल तरीके से जाएंगे तो बहुत आपको जो भी करेंगे इसके अंदर में, तो आप देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से आप निकाल पाएंगे। लेकिन शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप मैं बताता हूँ। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मेरे पास में सिग्नल ऑर्थोगोनल है। x1 और x2 को मल्टीप्लाई किया, पिछले क्वेश्चन के अंदर में भी हम यही करके देख रहे थे। 2 सिग्नल थे, उसके अंदर में भी 2 को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अगर उनका सम मेरे पास में 0 आ रहा था, सॉरी मल्टीप्लाई और उसका इंटीग्रेशन 0 आ रहा था, तो हम कह रहे थे कि दोनों सिग्नल मेरे पास में ऑर्थोगोनल है। ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं। जो ऑर्थोगोनलिटी का प्रिंसिपल है, x1 और x2 ये दोनों का सम मल्टीप्लाई करके अगर इनका रिजल्ट मेरे पास में 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ऑर्थोगोनल है, और ऑर्थोगोनल होने के नाते हम डायरेक्टली उनको पावर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ये मेरे पास में साइनोसॉइडल सिग्नल है और ये भी साइनोसॉइडल सिग्नल है, और अभी मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर में भी आपको बताया था कि 2 साइनोसॉइडल अगर मेरे पास में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उसको इंटीग्रेट करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या जो हमारे पास में लिमिट्स हैं, तो ये मेरे पास में रिजल्ट क्या देगा, वो 0 रिजल्ट दे देगा। यानी कि यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो सिग्नल मेरे पास में x1 और x2 ये तो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं, तो साइन और दूसरा साइन ये x2 और x3 के बारे में देख लेते हैं। तो यहां पर भी साइन टर्म आ रही है और यहां पर भी साइन टर्म आ रही है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये मेरे पास में एक जो सिचुएशन क्रिएट होगी। और इस प्रॉपर्टी को आप इजीली जानते भी हैं कि भाई 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप साइनोसॉइडल सिग्नल्स का, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि ये सिग्नल और ये सिग्नल तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, ऑर्थोगोनल हो गए। भाई ये चीज आई होगी आप लोगों को कि हमने ऑर्थोगोनलिटी का जो कंसेप्ट पढ़ाया था और उसके बाद में मैंने जो प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी उनका कहां पर हमें यूज करना है। ऑर्थोगोनलिटीज जो प्रॉपर्टीज था उसके थ्रू हमने ये देखा कि हम डायरेक्टली उनको पावर्स को ऐड कर पाएंगे कब, जब वो सिग्नल्स हमारे पास में ऑर्थोगोनल होंगे। लेकिन ऑर्थोगोनल पता करने के लिए मुझे पहले उनको क्या करके देखना होगा, ये सफिशिएंट कंडीशन होनी चाहिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर लंबा चौड़ा उसका कन्वेंशनल तरीके से जाएंगे तो काफी लेंथी पड़ रहा था। तो मैं इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई कि ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली याद रखेंगे, साइन और साइन को आप करेंगे तो मेरे पास में 0 आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो वही सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई थी। तो अब क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। अब तो डायरेक्टली आप इसको लगा सकते हैं कि मेरे पास में जो पावर ऑफ z रहेगा दैट विल बी इक्वल टू पावर ऑफ x1 प्लस पावर ऑफ x2 प्लस में पावर ऑफ x3, आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। तो अब जल्दी जल्दी बताइए कि a नोट मेरे पास में क्या है, a नोट 1, ये मेरे पास में a नोट 2 और ये मेरे पास a नोट 3, आप इसको मान सकते हैं 3 अलग अलग सिग्नल्स को लेके। तो मैं अब डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ वही अपने, आप इसको कंसेप्चुअल तरीके से जैसा भी आप चाहें उसको करने की कोशिश कीजिएगा। तो पावर इसके कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2। दूसरे सिग्नल के अंदर में 4 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2। क्यों लिख रहा हूँ भाई ये, क्योंकि मुझे पता है कि साइनोसॉइडल सिग्नल्स जो होते हैं उनकी पावर निकालने का तरीका ये होता है, a नोट स्क्वायर बाई 2 होता है। और तीसरे के अंदर में बात करें तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 25 डिवाइड बाई 2। और यहाँ पर आप जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको नोट करना भाई, और मेरे को इसका रिजल्ट जरूर अपने कमेंट बॉक्स के अंदर में बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर आप लोगों के पास में कितना आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में एक प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि अगर मेरे पास में 2
साइनसॉइडल सिग्नल्स थे अभी तक। तो अब मैं बात करता हूं दो मेरे पास में जो साइन सिग्नल थे, अभी मैं कोस सिग्नल को लेकर बात कर लेते हैं। तो कोस सिग्नल के अंदर में क्या प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 आप इसको नोट कर सकते हैं कि अगर मान लो मैं इंटीग्रेट करता हूं किसी भी कोस सिग्नल को, जो कि मेरे पास में क्या है कोस m ओमेगा नोट t प्लस में फाई उसका फेज डिफरेंस रहने वाला है, और अगर दूसरा मेरे पास में कोस n, ये अगली प्रॉपर्टी है उसी तरह से जैसे हमने साइन के अभी क्वेश्चंस देखे थे, अब मैं कोसाइन को लेकर बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, तो इसका भी रिजल्ट मेरे पास में कितना आएगा 0 आएगा, बशर्ते कि ये जो m और n है ना यहाँ पर जो हम यूज कर रही है एक दूसरे के इक्वल नहीं होनी चाहिए। पिछले में भी वही था सेम, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, वरना तो वही बन जाएगा ना हमारे पास में जो कोस स्क्वायर वाली वैल्यू, और उसका रिजल्ट हमारे पास में कितना आता है, वो हमारे पास में t नॉट बाई 2 आ जाता है। इसलिए हमें इसको अवॉइड करना है, m और n को इक्वल नहीं रखना, यानी कि उनकी फ्रिक्वेंसीज या फिर हम बोले एंगुलर फ्रिक्वेंसी है उनको हमें सेम नहीं रखना इसके अंदर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो इसका, तो यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ये हमारे पास में शायद 3 नंबर क्वेश्चन होगा इसका। तो चलिए ZT सिग्नल है मेरे पास में, दैट विल बी इक्वल टू 3 कोस 3 पाई t प्लस में 70, और दूसरा सिग्नल इसके अंदर में मैंने ऐड किया है 4 कोस 7 पाई t प्लस में 85। ये मैंने दिया आपको क्वेश्चन और आपको इसका आंसर मुझे बताना है, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे, कोई इसके अंदर में ज़्यादा लॉजिक वगैरह तो लगने नहीं है, बस कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि कंसेप्चुअली हमें ये देखना है कि दो कोसाइन सिग्नल है और कोसाइन सिग्नल का मुझे पावर कैलकुलेट करना है। तो मुझे अगर मैं इंडिविजुअली कैलकुलेट करूंगा तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा, तो लेकिन मुझे एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी कि अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं x1 सिग्नल और x2 सिग्नल को मल्टीप्लाई करके तीनों टाइम ड्यूरेशन के दौरान, तो वो रिजल्ट अगर मेरे को 0 देता है तो यहाँ पर वो ऑर्थोगोनल सिग्नल कहलाएंगे, और ऑर्थोगोनल सिग्नल कहलाएंगे तो मैं डायरेक्टली उनकी पावर को क्या कर सकता हूँ, पी जेड को हम क्या कर सकते हैं, पावर ऑफ x1 प्लस में पावर ऑफ x2, उन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बस उसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करना है। आपने देखा कि कोस सिग्नल x1 है और दूसरा भी कोस सिग्नल है, और अभी अभी ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है कि दो अगर कोस सिग्नल मेरे पास में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट मेरे पास में इंटीग्रेट करने के बाद में कितना आएगा, 0 आएगा, बशर्ते कि उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास में n जो मेरे पास 3 है और यहाँ पर आप मानेंगे तो 7 वैल्यू यहाँ पर आपके पास में आएगी, ठीक है। ये वो नो डाउट हुआ हमारे पास में ओमेगा नोट t है, उसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो 3 नहीं बनेगी, डिफरेंट बनेगी वो, लेकिन यहाँ समझने के लिए आप इसके जो कोफिशिएंट है उसको उठा लो, तो वहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम नहीं आने वाली है। नहीं आएंगे तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो सिग्नल होगा उनका रिजल्ट भी मेरे पास में 0 आएगा, और 0 आएगा तो ये अपने आप में क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल सिग्नल हो जाएंगे। और ऑर्थोगोनल सिग्नल्स का मुझे पावर निकालना बहुत अच्छे से सिखाया भी गया है कि पावर ऑफ z दैट विल बी इक्वल टू पावर ऑफ x1 प्लस ऑफ पावर ऑफ x2। तो x1 क्योंकि ये साइनोसॉइडल सिग्नल है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली उसका कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, a नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वाला, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 9/2, और दूसरे का यहाँ पर 4 है a नोट वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू 16/2 आपके पास में आ जाएगा, ना कि 25/2 आपके पास में 12.5 वोट आपके पास में आंसर आ जाएगा। यानी कि इसकी जो पावर मेरे पास में आई है दैट इज 12.5 वोट, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो कहानी थी जब आपके पास में दो, एक साइनोसॉइडल हो और एक मेरे पास में कोसाइन हो। साइन का अलग देख लिया, कोसाइन का अलग देख लिया। अब मान लो ऐसा हो जाए कि एक साइन सिग्नल आ जाए और एक मेरे पास में कोसाइन सिग्नल आ जाए, तब कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। इसका रिजल्ट मेरे पास में क्या निकल के आएगा, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहते हैं कि अगर मेरे पास में दो सिग्नल हैं, एक मेरे पास कोस m ओमेगा नोट t प्लस फाई है, फाई 1 आप इसको मान सकते हैं, और दूसरा सिग्नल है साइन, इन दोनों को प्रॉपर्टी समझा रहा हूं अभी, फिर इसके ऊपर में कैसे यूज करेंगे। ओमेगा नोट t प्लस में फाई 2 है, तो इनका रिजल्ट मेरे पास में क्या आएगा, 0 आता है। कब, जब आपके पास में m नॉट इक्वल टू n हो, ठीक है, और जो मेरे पास में m नॉट इक्वल टू यहाँ पर आपके पास में रहनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर शायद ये हमारे पास में 4 होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि जो सिग्नल है ZT दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज, ये दिया गया है 2 साइन 3 पाई t प्लस 4t प्लस 3 कोस 7 पाई t, ये क्वेश्चन मेरे को दिया गया है। अब इसकी पावर मुझे कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहला कंसेप्ट आप लोग क्या लगाएंगे इसके अंदर में, पहले तो ये देखेंगे यार पावर कैलकुलेट करनी है तो क्या मेरे पास में कोई शॉर्टेस्ट मेथड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि मुझे ऑर्थोगोनैलिटी का एक कंसेप्ट पता हुआ है।
तो ऑर्थोगोनलिटी का कंसेप्ट पता है, तो यहाँ पर एक साइन है और एक मेरे पास में कोसाइन है। अब ये साइन एक कोसाइन आ गया और एक मेरे पास में साइन आ गया। फिर मुझे देखना कि क्या कहीं m और n इक्वल तो नहीं है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, यानी कि दोनों m और n तो इक्वल नहीं होंगे। यानी कि इसका हम देखेंगे तो ये दोनों सिग्नल मेरे पास में क्या बन जाएंगे, जब इसका कंसेप्ट हम लगाएंगे इसके अंदर में, इंटीग्रेट करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो रिजल्ट मेरे पास में क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आ रहा है तो यानी कि दोनों सिग्नल वो क्या हो गए मेरे पास में, ऑर्थोगोनल हो गए हैं भाई। ये ऑर्थोगोनलिटी का कंसेप्ट यूज करने के लिए मैं इस प्रॉपर्टी का यूज किया, ताकि मैं डायरेक्टली इसके कंक्लूजन पर पहुंच सकूं, मैं अपने कन्वेंशनल तरीके से ना जाऊं उसके ऊपर में। तो पावर कैन बी कैलकुलेटेड एज पी जेड दैट विल बी इक्वल टू पावर ऑफ x1 प्लस में पावर ऑफ x2। क्या नहीं निकाल सकते अब आप लोग, बिल्कुल निकल जाएगा भाई। यहाँ पर पावर ऑफ x1 क्या आ गया, इसका x1 का a नोट मेरे पास में कितना है, 2 है, तो 4/2 मेरे पास में आ गया, और यहाँ पर 3 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2, यानी मेरे पास में आ गया 13/2 वोट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो प्रॉपर्टीज के थ्रू हम इजीली इनको सोल्व कर पाते हैं, तो वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने चलो इसका कंक्लूजन पार्ट पर मैं पहुँच जाता हूँ अभी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पहला कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इसके अंदर में, तो जो हमारे पास में हार्मोनिक्स होते हैं, हार्मोनिक्स का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में साइनोसॉइडल सिग्नल था, साइनोसॉइडल सिग्नल थे, इनके हार्मोनिक्स को जब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमने पाया कि इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास में क्या रहा था, 0 आता था। दो सिग्नल्स को हमने मल्टीप्लाई किया, तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी हार्मोनिक सिग्नल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के, वो अपने आप में क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं हार्मोनिक्स। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है 2 है, ओके, या फिर मैं मान लो कि ओमेगा नोट है, तो 2 ओमेगा नोट, या फिर मेरे पास में 3 ओमेगा नोट, 4 ओमेगा नोट, ये सारे क्या इसके हार्मोनिक्स हैं। तो ये सारे हार्मोनिक्स क्या होंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में मेन तो कंसेप्ट ये रखना है ना हमें, कि साइन और साइन अगर दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, दो सिग्नल्स को हमें चेक करना है, एक के अंदर में फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट है, एक के अंदर में 2 ओमेगा नोट है, तो हमें फ्रीक्वेंसी से ये पता लग गया कि m नॉट इक्वल टू n है। ओके, और जब इनका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो रिजल्ट मुझे 0 मिलता है, और रिजल्ट 0 मिल रहा है, तो रिजल्ट 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो रिजल्ट 0 रिप्रेजेंट करता है ऑर्थोगोनलिटी को। यानी कि जो भी हार्मोनिक्स है वो मेरे पास में क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी से हम क्या समझे कि साइन और कोसाइन है जो हमारे पास में सेम फ्रीक्वेंसी है और सेम फेज है, तो वो क्या होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। यानी कि जो मेरे पास में साइन सिग्नल हो गया और कोसाइन सिग्नल हो गया, जिसको हमने मल्टीप्लाई करके देखा था, तो यहाँ पर हमने देखा था कि रिजल्ट मेरे पास में कितना आ रहा था, 0 आ रहा था इनका, जब इंटीग्रेट कर रहे थे। तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज या सेम फ्रिक्वेंसीज को लेकर बात कर रहे थे, तो ये भी अपने आप में क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, जो प्रॉपर्टी हमने समझ ली है। ठीक है, फिर हमने देखा था इसके अंदर में जो हमारे पास में डीसी सिग्नल हो गया, कोई भी डीसी सिग्नल हो, और उसके साथ में हमने साइनोसॉइडल सिग्नल्स को अगर ऐड कर रखा है, तो ये डीसी सिग्नल और साइनोसॉइडल भी अपने आप में क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। अब देखिए इसका कंसेप्ट समझाता हूं कैसे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया इस प्रॉपर्टी बेस्ड कि बताओ मेरे को पावर ZT दैट विल बी इक्वल टू 2 + 4 sin 3πt प्लस में 45 डिग्री। ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया। अब आपको मुझे ये बताना है कि इसका जो पावर कितना रहेगा। तो पावर कैलकुलेट करने का तरीका आपको जानकारी है बिल्कुल, आप इसको इंडिविजुअली जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स टी का होल स्क्वायर डी टी के रिस्पेक्ट में आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो वहां से पावर निकल के आएगी। अब वो तो हमारे पास में लेंथी मेथड हो गया, लेकिन मैंने अभी आपको ऑर्थोगोनलिटी का एक कंसेप्ट समझाया था। तो ऑर्थोगोनलिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि एक सिग्नल मेरे पास में डीसी सिग्नल है 2, और दूसरा सिग्नल है मेरे पास में साइन वाला सिग्नल है, ये जिसका एम्पलीट्यूड मेरे पास में 4 है, यानी ए नोट वैल्यू उसकी 4 है। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये सिग्नल एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो यहां पर आप इसको x1 मान ले और इसको x2 मान ले। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, तो 4 इंटू साइन जो भी इसका होगा एंगल बीच में आ जाएगा, और dt के रिस्पेक्ट में आप करेंगे। अब ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ जाएगी, और अंदर बच जाएगा मेरे पास में साइन टर्म, और साइन टर्म का जो भी इंटीग्रेशन होगा वो मेरे पास में 0 आ जाएगा। यानी कि आपने देखा कि दो सिग्नल थे, एक डीसी सिग्नल था और एक मेरे पास में साइनोसॉइडल सिग्नल था। जब आपने इन दोनों को इंटीग्रेट किया, देन यू गेट द रिजल्ट 0, ये 0 आ गया। यानी कि ये सिग्नल डीसी सिग्नल और साइनोसॉइडल अगर कहीं पर भी मेरे को सिग्नल के अंदर में मिल रहे हैं,
तो भी वो अपने आप में क्या है, ऑर्थोगोनल सिग्नल है। तो यहाँ पर भी हम उस कंसेप्ट को लगा सकते हैं, कौन सा, कि पावर ऑफ z दैट विल बी इक्वल टू पावर ऑफ x1 प्लस में पावर ऑफ x2 आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू, जो डीसी में होता है मेरे पास में, इसका ये ध्यान रखना कि जो भी डीसी सोर्सेज होते हैं, डीसी वोल्टेज होगा मेरे पास में, तो उसका जो ए नोट का स्क्वायर, इसके अंदर में हम केवल उसके स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत हमें नहीं होती है। डिवाइड बाय 2 हमें साइनोसॉइडल और हमारे पास में स्क्वायर वेव होती है, उनके अंदर में ही जरूरत होती है। डीसी के अंदर में जो उसका एम्पलीट्यूड है उसी का स्क्वायर कर दो तो 4 हो गया, और यहाँ पर भी उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरे पास में 16 आ जाएगा, यानी कि टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू मेरे पास 16 डिवाइड बाय 2 करेंगे भाई इसको। ओके, तो ये मेरे पास में 8 और यहाँ पर 4, तो टोटल मेरे पास में कितना आ गया, 8 4 12, तो 12 वोट मेरे पास में इसकी एनर्जी आपके पास में निकल कर आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी कंसेप्ट थे जिनका यूज करते हैं हम ऑर्थोगोनलिटी के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सोल्व भी कर पाते हैं, पावर कैलकुलेशन को इजीली सोल्व कर पाते हैं। अब चाहे एनर्जी का पूछे या फिर मेरे पास में पावर का पूछे, आप इजीली उसको निकाल लेंगे। एनर्जी निकालने के कंसेप्ट आपको पता है कि साइनोसॉइडल की कैसे निकलती है, स्क्वायर वेव की कैसे निकलती है, जो हमारे पास में ट्रायंगुलर होती है कैसे निकलती है, बस उन्हीं शॉर्टकट्स को यूज करेंगे। जैसे पावर को कैलकुलेट करने के लिए ए नोट स्क्वायर डीसी के लिए, ए नोट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 किसके लिए, जो हमारे पास में स्क्वायर वेव होती है और साइनोसॉइडल होते हैं। ए नोट स्क्वायर डिवाइड बाय 3 ये कौन से के लिए यूज होती है, ये होते हैं हमारे पास में जो ट्रायंगुलर सिग्नल्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आप लोग को यहाँ तक की जो क्लास थी वो समझ में आई होगी, और आगे की जो हमारे पास में कंसेप्ट रहेंगे, जो क्लासेस रहेंगी, उसमें मैं बात करूंगा आप लोगों से यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स हैं उनको कैसे हम सोल्व करेंगे, क्या उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बार बार हमारे लिए यूज़ होती रहती हैं, उन्हीं को हम देखते हुए चलेंगे, और फिर हमारा सिग्नल्स का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हम जो सिस्टम है उसको उठाते हुए चलेंगे। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को भाई टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी जितना भी आप अपने भाई बंधु को शेयर करेंगे बड़ा अच्छा लगेगा चीज़ों को, ताकि वो भी टाइमली चीज़ों को कवर अप कर पाएँ, अच्छे से उनको कंसेप्ट्स क्लियर हो पाएँ, अपने क्वेश्चंस के अंदर में कैसे सोल्व करना है, कैसे अप्रोच करनी है, उनको क्या तरीका होना चाहिए उन क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो वहाँ से समझ पाएँ। ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर में। थैंक यू सो मच, और जो भी हैं आप उनको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा।